तो ये कार्बन का तो कौन सा कक्षक है यहाँ पर, sp3, और क्लोरीन का कौन सा कक्षक है यहाँ पर, 3p। वो दोनों आपस में अतिव्यापन करके जुड़कर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, सी अक्स बॉन्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन ने जो है अभी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया ना। दो प्रकार के थे, एक तो हेलोजन की संख्या के आधार पर और हेलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, है ना। अब अपन बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, जो एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन होता है उसकी बंध की प्रकृति पढ़ रहे, मतलब CX बंध की प्रकृति। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन 2019 के अंदर एग्जाम में आ चुका है, यहां से क्वेश्चन, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम RBC के अंदर 2 नंबर यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये। तो आपको इस बार एग्जाम में आ सकता है 2021 के अंदर भी, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं CX बंध की प्रकृति के बारे में। तो देखो, ये कार्बन है, ये हेलोजन है, यानी इस बंध की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद करनी है यहाँ पर, इस बंध का फॉर्मेशन कौन से अतिव्यापन से होता है। मतलब जब भी बंध बनता है ना, वो संकरित कक्षक की ओवरलैपिंग से, संकरित कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। पहली बात तो आपको ये पता रहनी चाहिए। कोई भी XYZ बंध बनता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो संकरित कक्षक, मतलब जिनके पास बंध बनाने की कैपेसिटी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उनको संकरित कक्षक बोलते हैं। तो संकरित कक्षक जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर बंध बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर हर कंपाउंड के अंदर अतिव्यापन होगा तो यहाँ पर भी क्या अतिव्यापन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर भी अतिव्यापन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अतिव्यापन होता है ना, कौन सा अतिव्यापन होगा, देखो यहाँ पर अतिव्यापन, तो कौन सा अतिव्यापन होगा यहाँ पर, याद कर लेना इसको आप लोग, है ना, sp3np अतिव्यापन। क्या होगा भाई यहाँ पर, sp3, मतलब कार्बन का तो कौन सा ऑर्बिटल होगा यहाँ पर, कार्बन का तो sp3 संकरित कक्षक, कार्बन का तो sp3 संकरित कक्षक, और जो आपका हेलोजन है उसका np कक्षक, np संकरित कक्षक, वो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन करने पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर CX बंध का निर्माण करेंगे। क्या आपको पहली पॉइंट है ना, फर्स्ट बात के लिए रह गया, चलो ये बात आपको पता रहनी चाहिए ना। और दूसरी बात करें, ये जो बंध होगा वो ध्रुवीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा ये बंध, ध्रुवीय प्रकृति का होगा, मतलब पोलर नेचर होगा, या मतलब यहाँ पर पोलरिटी आ जाएगी, पोलर नेचर का होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन पर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, मतलब जो इसकी पोलर नेचर होगी, मतलब इसकी ध्रुवणता होगी, वो हेलोजन की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये ध्रुवीय बंध होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए भाई। तो आप जो इसको आप सबसे पहले तो ये बना लीजिए आप, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले, तो मैं बोल देता हूँ आप लिखेंगे भाई, है ना। लिखो, एल्किल हैलाइड में, मैं लिख देता हूँ भाई, है ना, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। लिखेंगे आप, एल्किल हैलाइड में CX बंध का निर्माण, CX बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरित कक्षक तथा हेलोजन का np कक्षक अतिव्यापन करके
अतिव्यापन करके CX बंध का निर्माण करते हैं। CX बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड में CX बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरित कक्षक तथा हेलोजन का Np कक्षक अतिव्यापन करके CX बंध का निर्माण करते हैं। ध्यान देना भाई, Np क्यों बोला यहाँ पर? N का मतलब नंबर ऑफ सेल। अगर यहाँ पर फ्लोरीन आ गया तो 2p आ जाएगा, क्लोरीन आ गया तो 3p आ जाएगा, अगर ब्रोमीन आ गया तो 4p आ जाएगा, आयोडीन आ गया तो 5p आ जाएगा, इस तरीके से। तो सभी के लिए ओवरऑल क्या लिख दिया अपन ने? Np। क्लोरीन वाला मोस्टली आता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में क्लोरीन वाला आया था तो उसको ही पढ़ेंगे ना पिन। चलो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, कार्बन व हेलोजन की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण, अधिक अंतर होने के कारण कार्बन व हेलोजन की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ये आपको पता रहना चाहिए ना। कार्बन और हेलोजन की जो विद्युत ऋणता होगी ना, विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को। तो विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण CX बंध, यहां जोड़ लेना, CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी यहाँ पर CX बंध पोलर नेचर का होता है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। चलो ये बातें आप लिख लीजिए सबसे पहले, फिर अपन यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे भाई, है ना। वो डायग्राम अभी अपन उसकी बात करेंगे, तो पहले इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं ना। अब देखो, है ना, एक डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर CH3 और क्लोरीन, इसका बोल दिया कक्षक आरेख बनाइए। ये एग्जाम में आया है, इसका क्या बनाइए? कक्षक आरेख, मतलब एल्किल क्लोराइड का, ये मतलब मेथिल क्लोराइड का कक्षक आरेख बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले मैं बना देता हूँ, वो बना कैसे फिर उसकी बात, उसके अंदर यानी बात करेंगे अपन। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, ये कार्बन हो गया, बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है ये। तो आप सबसे पहले ये 4 लोब बनाएंगे ना, फिर एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, एक यहाँ और यहाँ पर एक डंबल से बनाएंगे। अब ये बना कैसे है ये समझ लो सबसे पहले। तो आप अपन बात करते हैं, देखो इसको मैं खोल के लिखता हूँ स्ट्रक्चर को ना। ये कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और क्या है? 1 क्लोरीन। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। तीनों परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ये देखो आपको डायरेक्ट ये याद करना है एग्जाम में, है ना। ये बना कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो इसलिए इसको याद मत करना आप लोग। अगर याद करना चाहे बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ये आएगा। और ये कैसे बना है वो आपको आना चाहिए बस। चलो, तो यहाँ पर 3 परमाणु हैं, एक तो यहाँ पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। अब मैं बात करूँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आपको पता है 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s2, सॉरी हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1। क्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये होता है इसका क्लोरीन का। सबसे पहले अपन चलते हैं कार्बन पे, है ना। कार्बन का अंतिम कक्षक कौन सा है? ये अंतिम कक्षक, ठीक है।
तो यहां पर ये है 2s और 2p, तो s ऑर्बिटल कितने बनते हैं, एक बनता है। p ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 3। s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका नाम क्या है, s, इसका नाम क्या है, p। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, जंप कर गया। क्यों भाई, क्योंकि s और p ऑर्बिटल की ऊर्जा कम से कम मतलब लगभग बराबर होती है, इसलिए s वाला इलेक्ट्रॉन 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p वाले ऑर्बिटल के अंदर इजीली चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन को भेज दीजिए यहाँ पर। तो हमने ये इस तरीके से बढ़ दिया है। अब यहाँ पर ना ओवरलैपिंग होगी, देखो ध्यान देना, ये कौन सा कक्षक है, S, और ये कौन सा कक्षक है, 3p है ना। ये तो कौन सा, ये तो क्या है, S, और ये क्या है भाई, P। ठीक है, अब ये सारे के सारे कक्षक आपस में जुड़ जाएंगे VBT के अकॉर्डिंग, है ना। VBT में बढ़ते ही कक्षक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ओवरलैप कर जाएंगे, अतिव्यापन कर जाएंगे। तो कितने कक्षक यहाँ पर, 4 कक्षक, और वो चारों के चारों कक्षक यहाँ पर आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो ये 4 कक्षक कैसे बनाए हैं, है ना, एक तो S और 3 P, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3 संकरित कक्षक। क्या नाम होगा इसका, sp3 संकरित कक्षक नाम हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें 4, ये अपन ने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपसे पूछे, sp3 संकरित कक्षक। ये कौन सा है, sp3 संकरित कक्षक। ये कौन सा है, sp3 संकरित, और ये कौन सा है, sp3 संकरित कक्षक। और अब मैं बात करूं sp3 संकरित कक्षक की संरचना कैसे होती है ना, दिखता कैसा है, ये ऐसे दिखता है। एक तो बड़ी लोब होगी यहाँ पर और एक छोटी लोब होगी। ये कार्बन के बारे में। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की, है ना। हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, उसके अंदर कौन सा कक्षक भाग लेता है, S कक्षक। और मैं बात करूं S कक्षक की संरचना कैसी होती है, S कक्षक की संरचना होती है गोल। कैसी होती है भाई, गोल, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल जैसा दिखता है ये, है ना, S कक्षक। अब है क्लोरीन। अब क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में जाना है अपन को, तो आउटर मोस्ट सेल ये है। ठीक है, देखो मैं क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल बना रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा देख लेना आप लोग। ये तो क्या है 3p, और ये कौन सा है यहाँ पर 3, ये तो है 3s, और ये है 3p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, 1 2 3 4 और 5। अब ये इलेक्ट्रॉन आप जंप करवाएंगे तो तब भी आपके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जंप मत करो तब भी क्या रहेगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब जंप कराने से कोई मतलब वाली बात तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर जंप नहीं कराएंगे। अब बताओ, क्या ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड बना सकते हैं क्या, कभी जिंदगी में बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्या ये बना सकते हैं क्या, p वाला नहीं बना सकता। क्या ये p वाला बना सकता है, नहीं बना सकता। क्या आखिर वाला p वाला बना सकता है क्या, बिल्कुल बना सकता है। तो अब इसका कौन सा कक्षक भाग लेगा, S वाला लेगा कि P वाला लेगा, P वाला लेगा ना। और P कक्षक की संरचना क्या होती है, डंबल शेप। क्या होती है, डंबल। और D की क्या होती है, डबल डंबल शेप होती है। और F की क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, संकुल जैसी स्ट्रक्चर होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से ना। S कक्षक यानी कार्बन के द्वारा तो यहाँ पर sp3 संकरित कक्षक बन गए इस तरीके से। और हाइड्रोजन की संरचना होती है गोल, स्फेरिकल, है ना। कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, 1s। और क्लोरीन का कौन सा कक्षक भाग लेगा, p कक्षक, जिसकी संरचना क्या होती है, डंबल शेप होती है। क्लियर है। अब बताओ, सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन है। अब इस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब इसका हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक भाग लेगा, 1s कक्षक। कौन सा कक्षक, 1s। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देख ध्यान देना, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉन एक है क्या, और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का sp3 संकरित कक्षक वाला, और हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, देखो कार्बन का तो ये s, अब देखो ये और ये सेम है ना, एक बड़ी एक छोटी बनाते हैं ना अपन, तो वो बड़ी वाली बनाते हैं यहाँ पर, छोटे वाले कोई रोल नहीं होता, इसलिए अपन नहीं बनाते यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो है कार्बन का sp3 संकरित कक्षक, ये है स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोजन की है। तो ये तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन
और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे, और इस ओवरलैपिंग को अपन क्या बोलेंगे, sp3 1s अतिव्यापन बोलेंगे। मतलब कार्बन का तो sp3 कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक, तो 3 हाइड्रोजन है तो s अपन 3 बार कर लेते हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? अब देखो आपके पास बच क्या गया, क्लोरीन। अब क्लोरीन का कौन सा कक्षक इन्हें बंद बनाने में भाग लेगा, P वाला कक्षक, और P वाले कक्षक का नाम क्या है, 3p। क्या नाम है इसका, 3p। तो 3p के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन, वो आपस में क्या कर जाएगा, ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? अब p ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है, p ऑर्बिटल की संरचना होती है डंबल शेप, तो डंबल शेप बना दिया। तो ये कार्बन का तो कौन सा कक्षक है यहाँ पर, sp3, और क्लोरीन का कौन सा कक्षक है यहाँ पर, 3p। वो दोनों आपस में अतिव्यापन करके जुड़कर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, C-अक्ष बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है? और ये कौन से अतिव्यापन से बना है, sp3 3p अतिव्यापन से बना है। क्या मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी, है ना? इसको मैं वापस से बनाता हूँ, अच्छी तरीके से देख लेना आप लोग इसको। आप ये कार्बन, ये एक मुंडी ऊपर, एक मुंडी नीचे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 मुंडी बनाना है, रटना है इसको भाई, समझ गए मेरी बात? अब गोल, एक गोल ऊपर, एक गोल नीचे, और एक गोल नीचे की तरफ, समझ गए? और एक यहाँ पर इस स्ट्रक्चर बना देना है, इसको थोड़ा देख लेना आप लोग ना। ये देखो स्ट्रक्चर ये बन गई, और यहाँ पर ये कौन सा है भाई, sp3 3p अतिव्यापन। समझ गए मेरी बात है? ये तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ईजी चीज़ है ये। एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में तो ये भाई साहब आएंगे, इनको याद करना है ना। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देना, क्योंकि बॉन्ड बनाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो क्लियर हो गया ये? चलो ना, ठीक है। अब अपन जो है द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, बंद लंबाई का क्रम, इनकी ओर बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। एल्कील हैलाइड के अंदर जो CX बंद होगा उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है ना? तो किसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर होता है। और आप यहाँ पर अतिव्यापन कौन सा होता है, sp3 3p अतिव्यापन होता है। क्लोरीन है मतलब इसके अंदर, और मोस्टली क्या होता है, sp3 np अतिव्यापन होता है। ठीक है? तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को इन्हें जब से स्टार्ट किया ये एल्कीन ने वो CX बंद की प्रकृति, वहाँ से दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है आपको, रटना कुछ भी नहीं है।